हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर विच इज़ कोसेट्स, हमारे मैथ ग्रुप्स एंड रिंग्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम जो 2.1 एक्सरसाइज है उससे पहले जितनी भी थ्योरम्स है ना सारी इसमें देखेंगे, उनके डेफिनेशंस भी और जो भी बीच बीच में डेफिनेशंस आएंगे सारी करेंगे साथ साथ में। अब देखो जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है जी का। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, द सेट एच ए इज सेट टू बी a right coset of H in G which is generated by A। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जी अगर कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है। अब राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, पहली बात तो कोसेट जो है किसी सब ग्रुप का होता है किसी ग्रुप के अंदर। अब राइट कोसेट एच का जी के अंदर मतलब क्या, एच तो होगा ही होगा। राइट कोसेट है मतलब क्या, जी का कोई एलिमेंट इस एच के राइट में आएगा, यानी एच ए। ये हमारा क्या कहलाता है, राइट कोसेट किसका, एच का। किस में, जी में। जी में क्यों, क्योंकि इस एच के राइट में जी का एक एलिमेंट है। जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है, तो राइट कोसेट ऑफ एच इन जी का मतलब क्या है, एच ए, यानी सब ग्रुप के राइट में एक ऐसा एलिमेंट जो जी का है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं एच ए को, इस टाइप से। ए तो कांस्टेंट होगा ही होगा, एच चेंज होता रहेगा बार बार, यानी एच ए के टाइप के एलिमेंट होंगे जिसमें ए तो हमेशा ही जी का कोई एलिमेंट होगा, फिक्स होगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता। अगर एच ए है तो मतलब ए तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे चेंज होता रहेगा, एच आता रहेगा, एच जहाँ पे एच में से। तो ये जितने भी सारे एलिमेंट्स बनेंगे उन सबका अगर हम सेट बना देते हैं वो हमारा बन जाता है कैपिटल एच इंटू स्मॉल ए, जिसको हम बोलते हैं राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। और उसी टाइप से लेफ्ट कोसेट है। लेफ्ट कोसेट का मतलब क्या है, एच के लेफ्ट में जी का कोई एलिमेंट है तो वो क्या होगा, लेफ्ट कोसेट होगा जी का विच इज जनरेटेड बाय ए। अब देखो ऑब्वियसली एच ए एंड ए एच दोनों ही सबसेट्स तो होंगे जी के। एच तो सबसेट है ही जी का, क्योंकि एच सब ग्रुप है, और सब ग्रुप मतलब खुद भी ग्रुप है और सबसेट भी है, तो सबसेट तो है ही है। अब एच की आप ए से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो जहाँ पे ए जी का ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है एच ए और ए एच दोनों ही जी के हमारे क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, एच इज इटसेल्फ अ राइट एंड लेफ्ट कोसेट एज ई एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच ई। देखो कोई भी सब ग्रुप एच है उसको आप इस टाइप से लिख सकते हो ना, ई एच, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करोगे तो वही एज इट इज आ जाएगा। ई एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच, इस टाइप से लिख सकते हो। तो एच क्या बन गया, लेफ्ट कोसेट भी बन गया, राइट कोसेट भी बन गया, यानी एच खुद का ही लेफ्ट कोसेट भी होता है और राइट कोसेट भी होता है। किसके अंदर, जी के अंदर। जहाँ पे ई जो एलिमेंट है वो तो हम जी का मान सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ई एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच ई, इसकी वजह से एच राइट और लेफ्ट कोसेट होता है खुद का ही जी के अंदर। अब देखिए जैसे कि एच ए जो है एच ए के इक्वल था, लेकिन अगर कहीं एच प्लस ए आ जाए तो यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट हैं, एच ए टाइप के एलिमेंट हैं। यहाँ किस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, एच प्लस ए टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे। ए प्लस एच है तो किस टाइप के हो जाएंगे, ए प्लस एच टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बना के देखते हैं। फाइंड द राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप दिस। इस सब ग्रुप का राइट कोसेट निकालने हैं आपको ऑफ द ग्रुप दिस, जो इस ग्रुप का सब ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। देखो कहने का मतलब क्या है, आपने सारे के सारे राइट कोसेट निकालने हैं। राइट कोसेट मतलब कैपिटल एच इंटू ए, सारे कैपिटल एच इंटू ए निकालने हैं। अब ए क्या होता है, जी का एलिमेंट होता है, यानी इन चारों को आप बारी बारी रखते जाओ तो आपको हर बार क्या निकालना है, एच ए निकालना है। और एच ए मतलब जी का कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई में, तो एच इंटू वन, एच इंटू माइनस वन, एच इंटू आइटा, एच इंटू माइनस आइटा, चार ही एलिमेंट थे ना जी के। तो ये सारे के सारे राइट कोसेट हो जाएंगे। सारे कितने हैं इसके, चार हैं। ऐसे ही लेफ्ट कोसेट कैसे निकालोगे, वन इंटू एच, माइनस वन इंटू एच, आइटा इंटू एच, माइनस आइटा इंटू एच। यहाँ पे सिर्फ राइट कोसेट बोला है तो देखो एच इंटू वन, यानी एच के जितने भी एलिमेंट हैं, एच में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, वन और माइनस वन। अब वन के साथ उसके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वन और माइनस वन, ये खुद एच है। अब एच के हर एलिमेंट को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू माइनस वन एंड माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये भी वही माइनस वन वन हो गया, ये भी एच है। एच इंटू आइटा करोगे हर एलिमेंट के आइटा से मल्टीप्लाई, क्या बन गया, आइटा माइनस आइटा, और माइनस आइटा से करोगे तो क्या बन गया, माइनस आइटा और आइटा। तो ये चार क्या हैं, हमारे राइट कोसेट हैं। लेकिन
ऑल पूछा जाए यानी फाइंड ऑल द राइट कोसेट्स, तो चारों के चारों आप लिखना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए डिस्टिंक्ट, अलग अलग कितने हैं, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आप ये कहोगे डिस्टिंक्ट जो राइट कोसेट है वो सिर्फ दो ही है, एक तो खुद एच है और दूसरा क्या है आयटा माइनस आयटा, ये सेट। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखोगे कि वी हैव 4 राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, बट वी हैव 2 डिस्टिंक्ट, लेकिन अलग अलग तो सिर्फ दो ही हैं, विच आर फर्स्ट H and second is the set which is containing the elements iota and minus iota। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम, अगर H सब ग्रुप है J का और H में है, H उसका सब ग्रुप है और जो स्मॉल h है वो H का ही कोई एलिमेंट है, तो H इंटू स्मॉल h और H इंटू कैपिटल H के ही इक्वल होंगे। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। देखो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि H इंटू स्मॉल h के इक्वल है, और फिर हम कह देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट स्मॉल h इंटू एच इज इक्वल टू h, यानी ये तो हम कह देंगे सिमिलरली। प्रूव सिर्फ फर्स्ट पार्ट को करेंगे कि H इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू h। अब किन्हीं भी दो चीज़ों को आपको प्रूव करना हो तो आप क्या करते हो कि ये इसमें कंटेंट है और ये इसमें कंटेंट है, यही हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें दिखाएंगे, यानी हम दिखाना चाहते हैं कि कैपिटल H इंटू स्मॉल h इज सबसेट ऑफ H। उसके लिए क्या करोगे, इसका एक एलिमेंट आप लेके चलोगे और उसको प्रूव करोगे कि वो इसमें होगा। अब इसका एलिमेंट लिया आपने, स्टार्टिंग में क्या करना है आपने, इसका एलिमेंट लेना है H डैश H, ये तो आपको पता है। इसका कोई भी एलिमेंट होगा किस टाइप का होगा, H तो एज इट इज़ है ही है, H का कोई एलिमेंट उठा लो, इसने H डैश मान लिया, यानी अगर H डैश कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है H का, तो H डैश H किसका एलिमेंट बन जाता है, H का। अब H तो सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब क्या है, H डैश H में है और H भी H में है, ये तो हम स्टार्टिंग से ही लेके चले हैं। H तो H का यहाँ से है और H डैश हमने H का लिया ही है, यानी दोनों के दोनों H के एलिमेंट हैं। और H क्या है, एक सब ग्रुप है यानी ग्रुप भी है, ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी H डैश इंटू H विल बिलोंग टू H। इसका मतलब हमने ये लेके चले थे कि ये H में है ये किस में आ गया, H में आ गया, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, यानी कैपिटल H इंटू स्मॉल h इज सबसेट ऑफ कैपिटल H। नेक्स्ट हम करते हैं कन्वर्सली, यानी हम H में से एलिमेंट लेके चलेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि वो कैपिटल H इंटू H में है। देखिए अब हमने H में से कोई एलिमेंट लिया है, H1 मैंने मान लिया, H1 अगर H का एलिमेंट है तो H1 इंटू H इन्वर्स भी तो H का एलिमेंट होगा। क्यों, देखो H का एलिमेंट है और H क्या है, एक सब ग्रुप है यानी ग्रुप भी है। अब H है तो उसका इन्वर्स भी H में होगा, H इन्वर्स H में हो गया। अब H1 भी H में है और H इन्वर्स भी H में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से H1 इंटू H इन्वर्स भी H में हो जाएगा। अब ये उसका एक एलिमेंट है, किसका, H का, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम H से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो उससे क्या पता चल जाएगा हमें कि H1 इंटू H इन्वर्स इंटू H किसको बिलोंग करता है, कैपिटल H इंटू H को। ठीक है, अब इन्वर्स को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आएगा, आइडेंटिटी, और किसी की भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई वही आ जाता है, तो H1 इज बिलोंगिंग टू कैपिटल H इंटू स्मॉल h। अब हम लेके चले थे H में से, आ गया किसके अंदर, कैपिटल H इंटू H के अंदर, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये उसका है ये उसका है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम देखिए, सेकंड में इसने क्या कहा है, एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। डिसजॉइंट का देखो, दो राइट कोसेट ले लिए, मैंने एक राइट कोसेट निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, या तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और या फिर वो दोनों सेम ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें मान लो उसमें भी 4 एलिमेंट हैं, उसमें भी 4 हैं, उनके दो तो सेम हैं बाकी डिफरेंट है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो 4 के 4 डिफरेंट होंगे या फिर वो दोनों बिल्कुल सेम ही होंगे, यानी उसमें 4 एलिमेंट है ना, जो 1 2 3 4 है, तो उसमें भी 1 2 3 4 होंगे, या फिर वो बिल्कुल ही अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दो एलिमेंट कॉमन हो सकता है। तो देखो सपोज करो H सब ग्रुप है G का, अब ऐसा हो गया तो कैपिटल H इंटू A और कैपिटल H इंटू B भी राइट कोसेट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता है A और B एलिमेंट कहाँ से आएंगे, G में से। अब आपको ये प्रूव करना है कि उसके दो राइट या लेफ्ट कोसेट, कोई भी आप राइट प्रूव कर दो, लेफ्ट तो अपने आप हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है इसके दो जो ये राइट कोसेट हमने लिए हैं ना, या तो ये आइडेंटिकल हैं या फिर ये डिसजॉइंट है। अब दो केस हो सकते हैं, या तो वो डिसजॉइंट नहीं है, और सेकंड केस या वो डिसजॉइंट है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो डिसजॉइंट नहीं है या डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट नहीं है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि अगर डिसजॉइंट नहीं है तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखो डिसजॉइंट नहीं है यानी ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन तो है ही है। तो देखो D हमने मान लिया उनमें कॉमन है,
एच ए और एच बी में डी कॉमन है। अब देखो कॉमन है मतलब ये एच ए में भी है और एच बी में भी है। अब डी एच ए में है तो डी को मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, एच वन इंटू ए, जहाँ एच वन एच का एलिमेंट है, यहाँ पे इसका एलिमेंट ले लिया ना मैंने, तो डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच वन इंटू ए लिख दिया मैंने। और एच बी का एलिमेंट है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डी इज इक्वल टू एच टू इंटू बी लिख सकते हैं हम। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, उधर भी डी है उधर भी डी है, तो राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दो। एच वन इंटू ए किसके इक्वल आ जाएगा, एच टू इंटू बी के। अब एच वन इन्वर्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एच वन इन्वर्स एच वन ए, एच वन इन्वर्स एच टू बी आ जाएगा। ये तो हो गया आइडेंटिटी। तो ए इज इक्वल टू एच वन इन्वर्स एच टू बी आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ए इसके इक्वल है, अगर मैं दोनों साइड एच से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ कैपिटल एच से, तो कैपिटल एच इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एच इंटू ये चीज़। लेकिन एच वन इन्वर्स और एच टू किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, और एच टू किसका एलिमेंट है, वो भी एच का एलिमेंट है। अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हम एच की मल्टीप्लाई उसी के एलिमेंट से कर देते हैं तो वो एच के इक्वल आता है। अब ये दोनों भी एच के एलिमेंट, ये भी एच का एलिमेंट, ये भी एच का एलिमेंट, तो इनकी मल्टीप्लाई भी क्लोजर प्रॉपर्टी से एच का ही एलिमेंट है। और एच की उसी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो एच के इक्वल आएगा ना, जैसे हमने पीछे प्रूव किया। यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, एच के, बी है ही है तो एच बी, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी। यानी अगर वो डिसजॉइंट नहीं है ना तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। और दूसरा केस क्या है, अगर वो डिसजॉइंट है, अगर डिसजॉइंट है तो सिंपल सी बात है डिसजॉइंट है ही, यही तो हमें प्रूव करना था। यानी दो ही केस हो सकते हैं, एक में वो डिसजॉइंट हो गया, दूसरे में वो आइडेंटिकल हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, एनी टू राइट कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। अब दोनों केसेस से हमें वी हैव आइदर, या तो उनका इंटरसेक्शन फाई होगा यानी डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और या फिर बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये हमने राइट कोसेट्स के लिए प्रूव किया ना, यानी राइट में एलिमेंट है जी का, लेफ्ट कोसेट्स के लिए आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर कम मार्क्स में क्वेश्चन है तो सिमिलरली लिख देना, वरना आप प्रूव कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। थ्योरम नंबर 3, अगर एच जी का सब ग्रुप है तो जी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अगर एच जी का सब ग्रुप है तो जी इक्वल होगा ओ यूनियन के, किसकी, सारे राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। सारे राइट कोसेट्स का मतलब क्या है, एच की जी के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ तो बहुत सारे क्या निकाल लो, उनके राइट कोसेट्स निकाल लो, तो जी किसके इक्वल हो जाएगा, उन सब की यूनियन के इक्वल हो जाएगा। देखो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम ये मानेंगे कि एस को हमने मान लिया यूनियन है सारे राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी की, यानी एस यूनियन है, एच देखो खुद का तो राइट कोसेट होता ही है, हमने देखा था। अच्छा दूसरा एच ए, एच बी, एच सी एंड सो ऑन, सारे राइट कोसेट्स की यूनियन हमने एस को मान लिया। अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि जी यूनियन है तो हम क्या दिखा देंगे कि एस इज इक्वल टू जी। ठीक है, एस इज इक्वल टू जी, यानी जी और एस अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम एस की जगह जी लिख सकते हैं ना, यानी जी विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम दिखा देंगे कि एस जी का सबसेट है, फिर हम दिखा देंगे कि जी एस का सबसेट है, यानी एस और जी दोनों सेम है, इक्वल है, और हमारा रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। अब एस को जी का सबसेट दिखाने के लिए एस का एक एलिमेंट लेके चलेंगे, उसको जी में दिखा देंगे। अब एक्स हमने कोई एस का एलिमेंट लिया, एक्स हमने किसका एलिमेंट लिया, एस का। अब ध्यान से देखना, एक्स इस एस का एलिमेंट है और एस क्या है, इन सब की यूनियन के इक्वल है। यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हर किसी के अंदर है, और यूनियन का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी एक के अंदर तो है ही है, ज़्यादा में भी हो सकता है लेकिन एट लीस्ट वन में तो है। तो एक्स या तो एच में है, या एच ए में है, या एच बी में है, या एच सी में है, एंड सो ऑन, जितने भी हैं। अब ये एच में है तो एच जी में है तो एक्स जी में चला गया, ये अगर इसमें है तो ये भी तो जी का सबसेट है तो एक्स जी में चला गया, अगर एक्स इसमें है तो ये भी तो जी का सबसेट है, ये जी में चला गया, एंड सो ऑन। क्योंकि जितने भी राइट कोसेट्स होते हैं ना किसी भी सब ग्रुप के, वो खुद जी का सबसेट होते हैं, तो ये किसी में भी हो जी में तो है ही है, तो एक्स किस में चला गया, जी में। लिया था हमने एस में, चला गया किस में, जी में, तो एस किसका सबसेट हो गया, जी का। कन्वर्सली में हम जी से लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे कि वो एस में होगा। अब जी से हम लेके चले, ए हमने जी का कोई एलिमेंट मान लिया तो ए एच ए में होगा। देखो ए एच ए में क्यों होगा, क्योंकि देखो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, एच सब ग्रुप है यानी खुद भी एक ग्रुप है, तो आइडेंटिटी भी इसमें होगा ना। तो ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी इंटू ए में लिख सकती हूँ,
और आइडेंटिटी एच का एलिमेंट है तो ए बिलोंग नहीं कर गया एच ए में। क्यों बिलोंग कर गया इसके अंदर? क्योंकि इसके एक एलिमेंट के इक्वल मैं इसको लिख सकती हूँ, और वो एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी इंटू ए। तो इसका मतलब एच ए हमेशा ही एच ए में होता है, ये हमेशा देख लेना आप बेशक। बी जो है वो हमेशा एच बी में होगा, सी जो है वो हमेशा एच सी में होगा, क्योंकि जिस एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो रही है वो तो इस सेट के हर एलिमेंट में होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब ए तो इसमें होगा ही होगा अगर हम एच को आइडेंटिटी ले लें। अब देखो ए एच ए में है और इन सब की यूनियन तो एस है, तो अगर एक में चला गया तो एस में भी तो वो एलिमेंट चला गया। तो ए अगर एच ए में चला गया तो एस में भी चला गया। लिया था हमने जी का एलिमेंट, बन गया एस का एलिमेंट, तो जी किसका सबसेट हो गया? एस का। एस जी का सबसेट है, जी एस का सबसेट है, तो दोनों इक्वल हैं। यानी एस तो उसका यूनियन था ही था, लेकिन जी और एस बिल्कुल सेम है, तो हम जी को लिख सकते हैं जी इज़ यूनियन ऑफ एच यूनियन एच यू, एच ए, एच बी, एच सी एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट हैं उसके। और सिमिलरली ये हमने राइट कोसेट्स के लिए प्रूव किया है। सिमिलर रिजल्ट आप यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स के लिए भी प्रूव कर सकते हो। देखो अगर एच जी का सब ग्रुप है तो आपको ये प्रूव करना है कि देयर इज़ 1-1 कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। यानी 1-1 कोरस्पॉन्डेंस, 1-1 क्या होता है? यानी वहाँ पे एक एलिमेंट है और वो जो आगे जिसके साथ रिलेटेड है ना उसके एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, 1-1 का मतलब क्या होता है? ये होता है 1-1, यानी एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही रिलेटेड है। अगर ये 2 से रिलेटेड हो गया तो क्या ये 1-1 बन गई? नहीं बनी। 1-1 का मतलब नाम से पता चल रहा है एक एक से रिलेटेड है, एक एक से रिलेटेड है, हर किसी की यूनिक इमेज है। अगर एक की 2 हो गई तो वो 1-1 नहीं बचा। तो इसने वही कहा है कि अगर एच जी का कोई सब ग्रुप है तो 1-1 कोरस्पॉन्डेंस होगी एच के किन्हीं भी 2 राइट कोसेट्स के बीच में जो कि जी के हैं। जी के जो एच के राइट कोसेट्स जी में है, जो एच ए एच बी, उनके बीच में 1-1 कोरस्पॉन्डेंस हमेशा होगी। कैसे दिखाओगे? 2 इसके राइट कोसेट्स मान लिए हमें, हर बार आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा ना कि एच ए और बी जो है वो किसके एलिमेंट हैं? जी के। अब 1-1 दिखाना है तो कोई फंक्शन तो मानना पड़ेगा ना। 1-1 हम किसको दिखाते हैं? किसी फंक्शन को दिखाते हैं। तो एफ इज़ फ्रॉम एच ए टू एच बी हमने मान लिया। और किस टाइप से होगा? देखो एलिमेंट हम क्या लेंगे? स्मॉल एच इंटू ए लेंगे और आंसर क्या आएगा? स्मॉल एच इंटू बी आएगा। ये तो सेम रह जाएगा एलिमेंट, और यहाँ ए की जगह बी आ जाएगा। तो फंक्शन अगर हमने लगाया एच ए के ऊपर तो एच बी के इक्वल आ जाएगा, जहाँ एच एच का एलिमेंट। अब देखो पहले हम दिखाएंगे कि वेल डिफाइंड है, यानी हम डिफाइन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो कैसे देखते हैं हम? इसका तो देखो आपको ट्रिक पता भी होगी। क्या करके चलते हैं हम? एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलते हैं और फिर ये प्रूव कर देते हैं कि उनके ऊपर जो फंक्शन लगाओगे ना वो भी सेम आएगा। देखो इसके एच ए है तो 2 एलिमेंट को इक्वल ले लो। एक एलिमेंट होगा इसका H1 ए, दूसरा होगा H2 ए, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ए को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो 2 एलिमेंट यानी एक आपने ले लिया H1 ए, दूसरा आपने ले लिया H2 ए। अगर ये इक्वल हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि f ऑफ H1 ए इज इक्वल टू f ऑफ H2 ए। अब f ऑफ H1 ए क्या होगा? H1b, और f ऑफ H2a क्या होगा? H2b। यानी H1b को H2b के इक्वल दिखाना है। देखो जी H1a किसके इक्वल है? H2a के। अब a से तो a कैंसिल कर सकते हो, तो H1 इज इक्वल टू H2 आ गया। अब जैसे कैंसिल किया है वैसे b से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो H1b विल बी इक्वल टू H2b, और ये क्या है? f ऑफ H1a, और ये क्या है? f ऑफ H2a। तो एलिमेंट इक्वल लिए तो फंक्शन भी इक्वल आ गया, तो ये वेल डिफाइंड है। 1-1 में बिल्कुल उल्टा होता है, जो हमारा मेन काम है ना यहाँ प्रूव करना। 1-1 में बिल्कुल रिवर्स होता है इसका। इसमें फंक्शन को सेम लेके चलते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। यानी उल्टा कर दो, बस बिल्कुल सेम है। ये हमने लिख लिया, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा। वेल डिफाइंड भी है, 1-1 भी है, और लास्ट में आपने ऑन टू प्रूव करना होता है। ऑन टू का मतलब क्या है? देखो ऑन टू का मतलब होता है ये, यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना उनकी एक प्री इमेज ज़रूर हो, यानी वो किसी ना किसी की इमेज ज़रूर हो। यानी ये 3 एलिमेंट थे, तीनों की तीनों किसी ना किसी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। लेकिन मान लो मैं इस राइट हैंड साइड वाले की बात कर रही हूँ, मान लो इसमें एक एलिमेंट बच गया जो किसी की भी इमेज नहीं है, जो इसमें से किसी की भी इमेज नहीं है ये, यानी हम कह सकते हैं ये इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यानी जो ये सेट है ना ये खाली नहीं, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट अब मतलब अकेला नहीं होना चाहिए, उसकी प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन टू। इसके लिए हम क्या प्रूव करते हैं
कि इसमें से कोई एलिमेंट उठा के चल पड़ते हैं और फिर हम ये प्रूव करते हैं कि उसके लिए कोई ना कोई उसकी प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, HB टाइप के, HB टाइप के एलिमेंट है ना, HB। तो हमने क्या किया, HB इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया। हमें ये प्रूव करना है कि इसके लिए HA ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ HA HB के इक्वल हो जाएगा, तभी तो हम दिखा सकते हैं ना ऑन टू है। अगर हर किसी HB के लिए HA एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब कोई फंक्शन वहाँ पे अकेला है ही नहीं, तो ऑन टू फंक्शन है। अब HB अगर उसका कोई एलिमेंट है HB का, तो B को हटा दो तो H किसका एलिमेंट हो गया, कैपिटल H का। अब जैसे B हटाया वैसे A को मल्टीप्लाई कर दो तो HA किसका एलिमेंट हो गया, HB का। यानी हर HB बिलोंग्स टू HB के लिए HA बिलोंग्स टू HA एग्जिस्ट करता है। Thus for this we can find HA such that ये फंक्शन इसके बराबर हो जाएगा, तो ऑन टू भी है। अब ये जिस फंक्शन में तीनों चीज़ें हो जाती हैं ना, वेल डिफाइंड भी हो जाता है, 1-1 भी हो जाता है, ऑन टू भी हो जाता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, 1-1 कोरस्पॉन्डेंस होता है बिटवीन HA एंड HB। यानी HA HB उनके बीच में 1-1 कोरस्पॉन्डेंस हमेशा होती है अगर उस फंक्शन के लिए ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं। जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। फिफ्थ देखिए, अगर H सब ग्रुप है G का, देन देयर इज 1-1 कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन 1-1 कोरस्पॉन्डेंस होगी सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स इन G एंड सेट ऑफ राइट कोसेट्स इन G। इसने कहा, ऊपर इसने कहा था कोई दो राइट कोसेट, यानी वहाँ भी राइट कोसेट है वहाँ भी राइट कोसेट है। यहाँ पे इसने कहा लेफ्ट कोसेट से राइट कोसेट में, यानी यहाँ पे एलिमेंट लेंगे हम लेफ्ट कोसेट का, यानी कोई AH टाइप का, और यहाँ पे हमें राइट कोसेट का एलिमेंट लेना है, यानी वो एलिमेंट राइट में आना चाहिए। तो वो फंक्शन हमने मान लिया AH पे अगर हम लगाएंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल H इंटू A इनवर्स के। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रूफ थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तो आप यही ध्यान रखना। देखो पीछे हमने क्या किया था, हमने लिया था f ऑफ स्मॉल h a इज इक्वल टू स्मॉल h b, इसके इक्वल हमने लिया था। यहाँ पे हमने फंक्शन में ही कैपिटल H लिया है, यानी फंक्शन किस पे लगेगा, AH कैपिटल H के ऊपर लगेगा और H A इनवर्स आएगा। ये ध्यान रखना, ऊपर अगर सेम है राइट कोसेट से राइट कोसेट में है, लेफ्ट कोसेट से लेफ्ट कोसेट में है, तो स्मॉल h आएगा। इसमें हमने फंक्शन लिया है A कैपिटल H से H A इनवर्स में, और वहाँ H A की इमेज आ रही थी H B। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो लेफ्ट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, ऐसे ही फंक्शन में दिखाना था। वही चीज़ इसमें दिखानी है, 1-1 कोरस्पॉन्डेंस दिखानी है, मतलब वेल डिफाइंड दिखाना है, 1-1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। तो इससे अपने आप हम कह देंगे कि 1-1 कोरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। तो देखिए वेल डिफाइंड के लिए एलिमेंट्स को सेम लेके चलते हो। इसके दो एलिमेंट ले लिया आपने, AH और एक ले लिया BH। तो AH इज इक्वल टू BH ले लिया हमने। अब दोनों साइड A इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो A इन्वर्स AH इज इक्वल टू A इन्वर्स BH। अब A इन्वर्स इंटू A तो आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ H बच गया, H इज इक्वल टू A इन्वर्स BH। अब कहीं भी ऐसा कुछ आ जाता है, अभी हमने पीछे किया था ना कि अगर हम H की उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H ही आ जाता है, तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है, H का। A इन्वर्स B अगर H का एलिमेंट है तो यहाँ पे उल्टा लगा दो। देखो हमने स्टेप क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट H के लेफ्ट में था, हम इसको राइट में लाना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स B H में है। फिर हम कह सकते हैं उसी थ्योरम का यूज़ कर लो कि H को उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो H ही आ जाएगा, बट वहाँ पे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई था, कहीं इधर भी आप लेफ्ट साइड कर दो, नहीं उससे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो राइट में मल्टीप्लाई करना आपने कि H A इन्वर्स B किसके इक्वल आ जाएगा, H के। अब B इन्वर्स, इस B को उधर ले जाओ तो B इन्वर्स हो जाएगा, तो H A इन्वर्स इज इक्वल टू H B इन्वर्स आ जाएगा। H A इन्वर्स किसकी इमेज है, F ऑफ AH की। H B इन्वर्स किसकी इमेज है, F ऑफ BH की। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। 1-1 में ये लेके चलना है और बिल्कुल उल्टे स्टेप करने हैं, पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, तो एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे। एलिमेंट अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। देखो वही किया हुआ इन्होंने। और ऑन-टू के लिए इसका कोई एलिमेंट आपने लेके चलना है कि हर किसी ऐसे एलिमेंट के लिए इसमें कोई ना कोई एलिमेंट पीछे ज़रूर होगा। तो इसका एलिमेंट हमने ले लिया HC। कौन ले लिया, HC। अब देखो, अब HC अगर राइट कोसेट है H का G के अंदर, तो जो C एलिमेंट होता है वो किसका होता है, G का होता है। अब C एलिमेंट G का है और G कोई ग्रुप है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स तो हमेशा ही होता है, यानी C इन्वर्स G में एग्जिस्ट करेगा। अब C इन्वर्स G का कोई एलिमेंट है तो हम H का कोई लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं, C इन्वर्स H। लेफ्ट कोसेट का मतलब ही क्या होता है, उसके बस लेफ्ट में
तो जी का कोई एलिमेंट ले लो। अब सी इनवर्स जी का एलिमेंट है तो सी इनवर्स एच क्या बन जाएगा, लेफ्ट कोसेट बन जाएगा उसका। और किस टाइप से कि अगर इसके ऊपर फंक्शन लगाओगे तो देखो फंक्शन लगाओ, आपने किसके ऊपर लगाना फंक्शन, सी इनवर्स एच के ऊपर, तो क्या आना चाहिए एच, और सी इनवर्स का इनवर्स आना चाहिए जो खुद क्या होता है सी होता है, यानी एफ ऑफ सी इनवर्स एच विल बी इक्वल टू किसके, एच सी के। ठीक है, हम लेके चले थे एच सी और हमें मिल गया ऐसा को लेफ्ट कोसेट कि हम उस पर फंक्शन लगाएं उसके इक्वल हो जाए, यानी कोई भी खाली नहीं है, अकेला नहीं है, उसकी प्री इमेज हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो जैसा कि उसकी प्री इमेज है तो फंक्शन ऑन टू है, और फिर आप यही लाइन लिख दोगे कि देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू, हेंस एफ इज 1-1 कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन एच ए एंड एच बी। एफ एग्जिस्ट कर गई, उसकी 1-1 कोरस्पॉन्डेंस, बस वही हमें बताना था। आगे कुछ एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, इसमें हम थ्योरम्स कर रहे हैं और डेफिनेशंस। तो देखो एच अगर जी का कोई सब ग्रुप है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज नोन एज इंडेक्स ऑफ एच इन जी। जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, क्या है, जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, तो एच का इंडेक्स जी में मतलब क्या, यानी एच के कितने अलग अलग राइट या लेफ्ट कोसेट हम बना सकते हैं जी के अंदर। ठीक है, यानी इंडेक्स का मतलब क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं जी और ये सेमीकोलन एच, इससे इसका मतलब एच का इंडेक्स जी के अंदर क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं हम इसको, ऑर्डर ऑफ जी, जी का ऑर्डर कितना है डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, एच का ऑर्डर कितना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने राइट कोसेट्स निकाले थे। देखो एच सब ग्रुप था, जी ग्रुप था, इसने ये कहा कि अगर आपको कहीं भी इंडेक्स निकालना है ना, आप क्या करो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा उस सब ग्रुप का उस ग्रुप के अंदर। तो इसका ऑर्डर है 4, इसका ऑर्डर है 2, तो क्या आ जाएगा 4/2, 2 आ जाएगा ना इंडेक्स। अब इंडेक्स होता क्या है कि हम इसके कितने डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग लेफ्ट या राइट कोसेट बना सकते हैं, राइट की बात कर लो एक बार, यानी हम कितने अलग अलग राइट कोसेट बना सकते हैं इसके। अब कितने आए थे, डिस्टिंक्ट की बात हो रही है, यानी अलग अलग कितने आए थे, सिर्फ 2 आए थे, 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आए थे, और वही हमारा इंडेक्स आया 4/2 क्या आया था 2। तो इस टाइप से आप निकालते हो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। अब देखो अगर एच जी का सब ग्रुप है, देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी वी हैव ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है। देखो ये हमने नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं पहले ही कि ये क्या होता है। अब अगर एच उसका सब ग्रुप है तो ये चीज़ कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ सिर्फ तब हो सकती है जब ए बी इनवर्स एच में चला जाए। देखते हैं अब थ्योरम हमारी क्या है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडलो ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ एच इन ग्रुप जी, जो हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। देखो ये जो लाइन लिखी है ना इसने, ये रिलेशन है उनके बीच में, कॉन्ग्रुएंस मॉडलो के बीच में रिलेशन है। ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉडलो होता है ना सब ग्रुप का, उसका रिलेशन बताया हुआ है। यानी ये चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ और सिर्फ तब, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कब, जब ए बी इनवर्स एच में हो। और थ्योरम और इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा, कन्वर्स में ये चीज़ें चलती हैं। अब थ्योरम क्या कहती है कि जो ये रिलेशन था ना ऊपर कि ये होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स एच में होगा, ये जो रिलेशन है ना ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब देखो हमारे पास ए बी इनवर्स तो एच में है ही है, यानी हमें चीज़ मान के चलनी है, पूरी प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब हम क्या प्रूव करते हैं कि ए जो है वो खुद से रिलेटेड है। अब देखो ए इनवर्स यानी आइडेंटिटी तो एच में होगा ही होगा, हमेशा ही ए इनवर्स तो एच में होगा ही होगा ना, क्योंकि वो आइडेंटिटी होता है। और अगर ऐसा हो गया तो अभी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एच। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करके, और आपको क्या करना है ये निकालना है, कहीं आपको इस चीज़ का यूज़ करके ये निकालना है। तो रिफ्लेक्सिविटी में हमने क्या किया, ए इनवर्स यहाँ पे यूज़ किया कि ए इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी एच में है ही है, तो इसका मतलब ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं जहाँ पे बी ए के इक्वल है, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एच, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड है, यानी व्हेन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एच तो बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा ए मॉडलो एच के। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ऊपर देखो ए बी इनवर्स एच में आना चाहिए,
अब ये H का एलिमेंट है, H एक सब ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, क्योंकि H खुद भी एक ग्रुप है, वो एलिमेंट है कोई भी, तो उसका इन्वर्स भी उसमें होगा, यानी इसका इन्वर्स H में होगा। अब इसका इन्वर्स खोलोगे, कैसे खोलोगे? पहले बाद वाले एलिमेंट का इन्वर्स और फिर पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स। बाद वाले एलिमेंट का इन्वर्स B, पहले वाले का A इन्वर्स, यानी B इन्वर्स B A इन्वर्स किस में आ गया? H में। अब देखो ध्यान से देखना, B इंटू A इन्वर्स H में है, तो क्या हो जाएगा? A है जहाँ वहाँ पे B, B है जहाँ वहाँ पे A, तो B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडलो H। ये लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया, यानी A B के साथ रिलेटेड है तो B भी A के साथ रिलेटेड है, तो रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में हम ये प्रूव करते हैं कि A B के साथ रिलेटेड है और B C के साथ रिलेटेड है, फिर हमें ये प्रूव करना होता है कि A C के साथ रिलेटेड है। अब A कॉन्ग्रुएंट है B मॉडलो H के, तो इससे क्या हो जाएगा? A B इनवर्स H में हो जाएगा। B कॉन्ग्रुएंट है C मॉडलो H के, तो इससे क्या हो जाएगा? B C इनवर्स H में हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब ये भी H में है, ये भी H में है, तो उनकी मल्टीप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी से H में हो जाएगी। अब इनके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, बीच वाले के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, यानी कि तो A B इनवर्स B C इनवर्स, ये बच जाएगा। ये क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो A C इनवर्स किस में आ गया? H में। अब वो डेफिनेशन लगाओ, अगर A C इनवर्स H में है तो A C इनवर्स, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉडलो H। ठीक है, ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी कि वो ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब तीनों चीज़ें हो गई, तो रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट 2 थ्योरम्स बचती हैं। एक लैग्रांजेस थ्योरम है जो आपको ध्यान हो 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, वो यही है, यही प्रूव करनी है आपको उसमें। और एक थ्योरम और है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए, लैग्रांजेस थ्योरम बाय नेम आती है और कई बार वैसे भी आ जाती है, बट ऑलमोस्ट यही आती है कि स्ट्रेट एंड प्रूफ लैग्रांजेस थ्योरम। तो आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और डेफिनेशन कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, कोई भी फाइनाइट ग्रुप ले लिया, ये चीज़ ध्यान रखना, फाइनाइट ज़रूरी है लिखना यहाँ पे। फाइनाइट ग्रुप ले लिया, उसका कोई सब ग्रुप ले लिया, तो उसके हर सब ग्रुप का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बस ये कह रही है। अगर फाइनाइट ग्रुप ये 6 है, तो अगर इसका कोई सब ग्रुप ले लिया ना आपने, तो उसका जो ऑर्डर है ना वो या तो 2 ही होगा या 3 ही होगा, क्योंकि तभी तो 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, और 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 6 को डिवाइड करेगा। यानी जो ऑर्डर है ना हर सब ग्रुप का, वो किसी फाइनाइट ग्रुप के वो डिवाइड करता है उस ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा ही। तो हमने मान लिया जो ऑर्डर है G का वो N है, और ऑर्डर जो H का है वो M है। हमें प्रूफ क्या करना है कि M जो है वो किसको डिवाइड करता है? N को डिवाइड करता है। देखो इसके लिए आप क्या करोगे, इनको डिफाइन कर लो, H को डिफाइन कर लो, HA1 को डिफाइन कर लो, HA2 को, HA3 को, HA को, यानी इन सारे आपने कोसेट्स को क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। H में क्या आएंगे? H1 से लेकर HM तक के एलिमेंट। HA1 का मतलब क्या है? इन सभी के साथ A1 की मल्टीप्लाई, यानी H1A1 H2A2 एंड सो ऑन, सॉरी H1A1 H2A1 H3A1 एंड सो ऑन। HA2 में क्या आ जाएंगे? ये आएंगे A3, ये सब डिफाइन कर लिए। अब पीछे हमने थ्योरम की थी एक कि एवरी राइट कोसेट ऑफ H हैज़ M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और उनमें कुछ कॉमन नहीं है, सारे के सारे में M अलग अलग एलिमेंट है ना, और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब G को आप इन सब की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हो। ये किया था ना हमने कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, सबकी यूनियन होता है ये, तो G क्या हो गया? इन सब की यूनियन के इक्वल हो गया। अब देखो ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसा होना तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना वो इक्वल टू होते हैं इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं प्लस इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं प्लस इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं सो ऑन इसमें जितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HK। अब यानी अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G की आप बात कर रहे हो तो G का ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ध्यान देना, सबके अंदर एलिमेंट्स तो M ही है ना, M ही एलिमेंट है सब, क्योंकि H1 से लेके M तक जा रहा है हर किसी के अंदर, तो एलिमेंट कितने हुए? M है हर किसी के अंदर। और ये टर्म्स हैं कितनी? K हैं, 1 से लेके और ये तक हैं। अब सब किसी का ऑर्डर M है और K ये टर्म है, तो K इंटू M हो जाएगा ना इन सब का सम। और इसका ऑर्डर है कितना? N, यानी N को हम K इंटू M लिख सकते हैं, यानी K इज इक्वल टू N बाई M। यानी कोई जब N को M से डिवाइड किया जाता है ना तो एग्जैक्टली K आ जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। और N क्या है? ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H, यानी ऑर्डर ऑफ G को जब ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड किया जाता है तो K बच जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, यानी प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है ना, यानी ऑर्डर ऑफ H डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ G के। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपलेस्ट थ्योरम है ये।
तो देखो पर करना भी कुछ नहीं होता, डेफिनेशन आपको याद करनी है, इसका एन मानना है, इसका एम ऑर्डर मानना है। ये सारे कोसेट्स डिफाइन कर दो, जी को इनकी यूनियन की फॉर्म में लिख दो, फिर इसमें जितने एलिमेंट हैं उन सब के सम के इक्वल होंगे। इसमें एन है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी के टू एम। ये क्या बता रहा है कि के जो है इसके ऑर्डर को जब इससे डिवाइड करते हैं उसके इक्वल है, इसका मतलब अच्छे से डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। ये हमारी थ्योरम को प्रूव करता है। एक और थ्योरम बची है हमारी कि ऑर्डर जो है हर एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। उसमें बात हो रही थी सब ग्रुप की, यहाँ बात हो रही है हर एलिमेंट की। यानी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप ये ध्यान रखना, लैग्रांजेस थ्योरम में भी फाइनाइट था, फाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी फाइनाइट है। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर उस ऑर्डर जो ग्रुप है ना उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा हमेशा ही। तो देखो जी हमने फाइनाइट ग्रुप मान लिया एन ऑर्डर का, यानी एन एलिमेंट है और ए उसका कोई एलिमेंट मान लिया जिसका ऑर्डर एम है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि एम एन को डिवाइड करेगा, वही तो हमें बताना है ना कि इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। अब आप पता है इसको ना लैग्रांजेस थ्योरम का यूज़ करके करोगे। कैसे? हम कोई सब ग्रुप बनाएंगे जो ए से जनरेट हो रहा है, यानी इसके सारे एलिमेंट जो हैं ए से जनरेट हो रहे हैं, ए की पावर्स में लिखे जा रहे हैं। हम प्रूव करेंगे कि H कंटेन्स ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ m डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही हैं, यानी इतने सारे नहीं हैं, a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन a m तक हैं जहाँ पे a रेज टू द पावर m आइडेंटिटी है। ये हमें प्रूव करना है और अभी तक हमारे पास सिर्फ ये है। तो देखो हमने मान लिया कि कोई a रेज टू द पावर r किसी a रेज टू द पावर s के इक्वल है। देखो अगर ये इक्वल हो जाती है जहाँ पे r भी 1 और m के बीच में है, s भी 1 और m के बीच में है, और कोई एक बड़ा होगा तो r बड़ा मान लो। अब a रेज टू द पावर माइनस s से आपने दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो बच गया आइडेंटिटी, यहाँ बच गया a रेज टू द पावर r माइनस s। अब ध्यान देना विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो m जो है वो सबसे छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर था, किस टाइप से कि a रेज टू द पावर m आइडेंटिटी के इक्वल है, लेकिन r माइनस एस हम ये कह रहे हैं देखो r भी m से छोटा है, s भी m से छोटा है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी m से छोटी होगी। यानी m से एक छोटा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है कि उसकी पावर आइडेंटिटी आ रही है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने तो माना था ना कि a का ऑर्डर जो है वो m है, यानी m छोटी से छोटी पावर है जो इसको आइडेंटिटी बना रही है, यानी a रेज टू द पावर m आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। ये चीज़ बता रही है कि m से छोटी पावर भी कोई एग्जिस्ट करती है जो आइडेंटिटी बना रही है इसको। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू द पावर m तक के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। अब इतना आया। अब आगे देखिए, अगर l m से बड़ा कोई इंटीजर है तो l को आप mp प्लस n क्यू लिख सकते हो, यानी जब आप m से l को डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा जो p मान लिया हमने, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा वो हमने q मान लिया। रिमाइंडर हमेशा ही 0 और इससे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उनके बीच में होता है, इसके इक्वल कभी नहीं होता, 0 के इक्वल हो सकता है। अब a रेज टू द पावर l निकालो, l की वैल्यू रख देना, mp प्लस q हो गया, a रेज टू द पावर mp हो गया, a रेज टू द पावर q हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, a रेज टू द पावर m की पावर p, और यहाँ a रेज टू द पावर q लिख सकते हो। a रेज टू द पावर m तो आइडेंटिटी था, तो सिर्फ क्या बच गया, a रेज टू द पावर q बच गया। अब q तो m से और 0 के बीच, अब यहाँ हमने देखा इनके बीच में था, इसका मतलब a रेज टू द पावर l इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन। यानी हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया और वो सिर्फ इनके बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब m से बड़ी पावर इसमें है ही नहीं, यानी इसमें सिर्फ m के m ही एलिमेंट है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, m हो गया। पहले हमने ये प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में कि क्या कोई दो इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये सारे के सारे अलग अलग हैं। अब सेकेंड में हमने ये प्रूव किया कि ये हो सकता है कि इससे ज़्यादा एलिमेंट हो, अलग अलग तो हैं ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना इसके अलावा और भी एलिमेंट हो। वो हमने इस चीज़ से प्रूव किया कि हमने कोई आर्बिट्रेरी पावर ली और वो ऐसी पावर के इक्वल आ रही है जो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं है, तो इसका मतलब इससे बाहर नहीं है, तो इसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट हैं, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो h का ऑर्डर कितना हो गया, m हो गया। अब एक ऐसा सब ग्रुप h है जिसका ऑर्डर है m और ग्रुप का ऑर्डर था n, तो लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी m n को डिवाइड करेगा। लेकिन m और क्या था, m a का भी तो ऑर्डर था, यानी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड करेगा उस ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, इसके कोरोलरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है उसका ऑर्डर n है
और ए जी में बिलोंग करता है, यानी जी में n एलिमेंट है और ए इसका कोई एलिमेंट है, तो ए की पावर n हमेशा ही आइडेंटिटी होगी। ये चीज़ कैसे प्रूव करोगे? ऑर्डर ऑफ ए आपने m मान लिया, अब सबसेट h है जो जी का, जो कंसिस्ट करता है ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए, जैसे हमने ऊपर माना था ना, इसका ऑर्डर हमने m मान लिया, ऊपर भी हमने वही माना था। फिर हमने कहा था कि h उसका कोई हमने सब ग्रुप मान लिया जो a से जनरेट हो रहा है, यानी a की पावर्स आ रही हैं h के अंदर सारी। अब a जैसा कि h का जनरेटर है तो a का ऑर्डर और h का ऑर्डर सेम होगा, तो h का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। लेकिन लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि m जो है वो n को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तो सब ग्रुप का ऑर्डर है, n जो है वो ग्रुप का ऑर्डर है, तो m n को डिवाइड करेगा, यानी आप n को m इंटू के लिख सकते हो। अब a रेस टू द पावर m क्या हो जाएगा? a रेस टू द पावर m के वैल्यू रख दी। अब इसको अलग अलग कर लो, a रेस टू द पावर m की पावर के, ये आइडेंटिटी होता है इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी a रेस टू द पावर m आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। कब? जब हमने ये माना कि इसमें n एलिमेंट है, इसका ऑर्डर n है और a उसका कोई एलिमेंट है, तो हमेशा ही उसकी पावर जब हम करेंगे ना, जो ऑर्डर है वही पावर करेंगे, तो हमेशा ही आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो ये थी हमारी सारी के सारी थ्योरम्स और डेफिनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।